7 साल तक स्कूल का मुंह नहीं देखा था, क्योंकि मैं चल ही नहीं पाता था। मैं चलता था गिर जाता था, चलता था गिर जाता था। ये जॉब नहीं है, ये जिम्मेदारी है। यूपीएससी से जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो कोई प्राइवेट छोड़ के आता है, कोई इसरो छोड़ के आता है, कोई साइंटिस्ट छोड़ के आता है। तो ये आप जॉब में नहीं आ रहे हैं, एक जिम्मेदारी में आ रहे हैं। आपसे देश के उन युवाओं को क्या सीखने की जरूरत है जो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे युवा जो है इस चक्कर में आत्महत्या भी कर लेते हैं। और मैं आपका इंटरव्यू देखता रहता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि आप मुझे जानते हैं, तो मैंने बोला ना कि आपको कौन नहीं जानता है। तो आप अच्छा काम कर, तुम्हारे हिस्से का पेपर कहीं टिश्यू पेपर न बन जाए, इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा। तुम्हारे हिस्से का आसमान कहीं कोई और ना ढक ले, इसलिए तुम्हें उड़ना होगा। जब मैं गिर जाता था तो गांव वाले बोलते थे इसको एक लाठी दे दो, ये लाठी से चलेगा तो नहीं गिरेगा। मेरी दादी ने बोला कि अगर इसको एक बार लाठी दे देंगे तो ये कभी भी लाठी छोड़ेगा नहीं और बिना लाठी के ये चल नहीं पाएगा। लाल बहादुर पुष्कर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एक ऐसा नाम जिससे आज देश के युवाओं को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी मैं मुंबई में हूँ और मुंबई का ये बीकेसी एरिया है और बीकेसी एरिया का ये इनकम टैक्स भवन है। वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति जो मोदी जी के भाषा में अगर कहा जाए तो दिव्यांग और वो हैं, और इन्होंने दिव्यांगता को हराते हुए 7 बार लगातार प्रयास करके जो है IRS निकाला और आज जो है इस देश का सबसे महंगा शहर मुंबई का सबसे महंगा एरिया बीकेसी और वहाँ पे सबसे महंगा बिल्डिंग जो इनकम टैक्स का बिल्डिंग है, वहाँ पे एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। पहला सवाल सर, आपसे देश के उन युवाओं को क्या सीखने की जरूरत है जो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे युवा जो है इस चक्कर में आत्महत्या भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि सफलता समय मांगती है। अगर आपने समय मांगती है, कितना समय आपसे सफलता ने मांगा था? मैं अपनी बात करूं तो मैं 2005 में ग्रेजुएट हुआ और साथ में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ JNU से। तो लगभग मुझे 11 साल लगे। 11 साल लगे क्योंकि चीज़ें इतनी लाइमलाइट नहीं थी या एक मतलब गाइडेंस नहीं था। तो मैंने होता नहीं कि असफल हो करके सीखा है चीज़ों को। तो जितनी बार जो कमियां थी उसको दूर किया और 2008 से मैंने UPSC देना शुरू किया और 2016 में मेरा निकला। तो एटलीस्ट 10-11 साल मुझे लगे इसमें। 2008 से इन्होंने UPSC देना शुरू किया और 2016 में इनका UPSC निकला। सबसे बड़ी बात है कि आप JNU के प्रोडक्ट हैं। JNU में जब आप थे और आप एक पैर आपका जो है पोलियो ग्रसित है, कभी ऐसा नहीं लगा कि आप पोलियो से ग्रसित है तो कुछ लोग जो है आपको परेशान कर रहे हैं या गलत हीन दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा कभी? अच्छा, JNU का माहौल ऐसा है कि आप अगर आप चाहे ब्लाइंड हो, चाहे आप विकलांग हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो JNU एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि आपको कमेंट तो भूल जाइए। आपको लगता है कि आपके जैसे यानी मेरे जैसे लोगों के लिए ही JNU बना है। तो मुझे JNU से बहुत सपोर्ट मिला और चूंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। पहली बार आप कितने साल के उम्र में क्लास करने गए, स्कूल गए? चूँकि देखिए मैं 7 साल तक स्कूल का मुंह नहीं देखा था, क्योंकि मैं चल ही नहीं पाता था। मैं चलता था गिर जाता था, चलता था गिर जाता था। और हमारे यहाँ से स्कूल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हुआ करते थे। चूँकि मैं गांव से था तो सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं थी, चाहे बारिश हो चाहे वो, तो उसमें प्रॉब्लम होता था। चूँकि मैं चप्पल नहीं पहन पाता था, मेरे पैर में चप्पल ही नहीं आता था। एक जो मेरा जो पोलियो से ग्रसित है उसमें चप्पल नहीं पहन पाता था। तो घर वालों की मजबूरी थी, या उसे कोई साइकिल पे ले जाए या कोई अपने कंधे पे ले जाए तब जा करके मैं स्कूल देखूँगा। लकीली जब मैं 7 साल का हुआ तो मेरे गांव में एक प्रतापगढ़ के 3 भाई थे, उन्होंने एक स्कूल खोला और मैंने फिर वहाँ एडमिशन, मेरे घर के बगल में ही उन्होंने स्कूल खोला तो मैं वहाँ एडमिशन लिया। आज आप अपने पैरों पे चलते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जहाँ तक पैरों की बात है तो बचपन में मुझे मम्मी बताती थी कि मेरी दादी से ये कहा जब मैं गिर जाता था
तो गांव वाले बोलते थे इसको एक लाठी दे दो, ये लाठी से चलेगा तो नहीं गिरेगा। मेरी दादी ने बोला कि अगर इसको एक बार लाठी दे देंगे तो ये कभी भी लाठी छोड़ेगा नहीं और बिना लाठी के ये चल नहीं पाएगा। अभी गिरेगा, 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, तो उसको लाठी की ज़रूरत नहीं है। तो आज मेरे पास तो यानी इस कुर्सी पे एक डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनके सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान उनके दादी माँ का है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, आपने गांव में दुकान भी चलाया है, जैसा कि आप बता रहे थे। कितने सालों तक आपने दुकान चलाया और क्या चीज़ का दुकान चलाया था? अच्छा, पुश्तैनी जैसे मेरे घर में माला फूल का काम होता है और मेरी दादी एक दुकान है जिसमें पान भी लगाते हैं हम लोग, पान और फूल एक साथ। एक लकड़ी की गोमती है और जो आज भी हमारे पिताजी बैठते हैं उस पर। उस दुकान पे मैं 4th क्लास से लेके 12वीं क्लास तक बैठा हूँ। तो मैं 8 साल उस पान की दुकान और फूल की दुकान पे बैठा हूँ। एक विकलांग व्यक्ति, जिसको अभी दिव्यांग कहा जाता है, वो व्यक्ति जो एक गांव से आते हैं, वो 8 साल तक दुकान पे बैठे, 7 साल के उम्र के बाद स्कूल गए और आज डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं। इनसे जो है देश के युवाओं को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपके परिवार वाले जो है आपके इस सफलता में कितना योगदान दिए हैं? अच्छा, चूँकि मैं आपको बता दूं कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है और आज भी है। हम 3 भाई हैं, 3 बहनें हमारी हैं। मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज जो योगदान है मेरे बड़े भाई साहब का है, राम बाबू पुष्कर जी का। और अगर उनका योगदान ना होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इतना तैयारी करने के बाद कभी ऐसा लगा कि नहीं, अब बस अब छोड़ देते हैं, आगे का रास्ता बड़ी कठिन है? कभी कभी ये दिमाग में तो आया और मुझे लगता है कि हर तैयारी करने वालों के मन में आता है। लेकिन जो लगे रहा, जैसे मैं लगा रहा तो मुझे ये सफलता मिली। और इसके साथ में मेरे पास एक अलग विकल्प भी थे कि मैंने JNU से MA किया था और MPhil भी था और मेरा नेट JRF भी है। तो मैं इसके साथ में मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर के विकल्प थे। मेरा UPSC ना होता तो मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि लगातार पढ़ाई कीजिए और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपके आसपास में जो मेंटोर हैं, जो चाहते हैं आपके लिए भला चाहते हैं, उनसे मिलिए और उनसे सलाह लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। और पढ़ाई का इम्पोर्टेंस ये है कि भाई क्या होता है कि हम जिस डेमोक्रेटिक माहौल में हैं, आप कुछ भी पढ़ाई के बल पे ही कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे हिस्से का पेपर कहीं टिश्यू पेपर न बन जाए, इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा। तुम्हारे हिस्से का आसमान कहीं कोई और ना ढक ले, इसलिए तुम्हें उड़ना होगा। इसलिए तुम्हें पढ़ना होगा, इसलिए तुम्हें उड़ना होगा। कहीं तुम्हारे हिस्से का पेपर टिश्यू पेपर ना बन जाए और कहीं तुम्हारे हिस्से का आसमान कोई और ना ढक ले। ये कड़वा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। इनकम टैक्स एक ऐसा भवन जो पूरे भारत को चलाता है, सही? आप कितने % ईमानदार हैं इस कुर्सी पे बैठने के बाद, ये बताइए। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो ईमानदारी वाली बात है वो इंटेग्रिटी से आती है। इंटेग्रिटी आपके लाइफ स्टाइल में आता है। अगर ये लाइफ स्टाइल में इंटेग्रिटी वर्ड नहीं आता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आता। क्योंकि UPSC के जो सवाल हैं, UPSC का जो प्रोसेस है वो इतना छटनी प्रोसेस है। चले आपका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, आपके पर्सनालिटी का भी टेस्ट होता है। तो पहली बात यह है कि जितनी भी चाहे ईमानदारी की बात करें, इंटेग्रिटी की बात करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं अपने पोस्ट के साथ जस्टिस करता हूं और मैं 100% ईमानदार हूं। 100% ईमानदार ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जो दिव्यांग हैं। इस देश के वो सक्षम लोग जब अधिकारी बन जाते हैं वो 100% ईमानदार क्यों नहीं होते हैं? वैसे अधिकारियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि जब आप जब सर्विस में आते हैं, खासकर गवर्नमेंट सर्विस में जब आते हैं, तो पहले आप वो जो एक कैटेगराइज करते हो कि ये अच्छा जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये जॉब नहीं है, ये जिम्मेदारी है। UPSC से जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो कोई प्राइवेट छोड़ के आता है, कोई इसरो छोड़ के आता है, कोई साइंटिस्ट छोड़ के आता है। तो ये आप जॉब में नहीं आ रहे हैं, एक जिम्मेदारी में आ रहे हैं। दूसरी बात,
यूपीएससी प्राप्त करने के बाद, यूपीएससी से सेलेक्ट होने के बाद जो आपको सुविधाएं मिलती हैं वो आप पैसे से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। आपको जो सुख सुविधा मिलती है, आपको जो एक फेम मिलता है, यानी आप जैसे ही इंडियन सिविल सर्विसेज में आ गए हैं, जैसे मैं अगर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आया हूँ, ये फेम ही अगर मेरे नाम के आगे आई लग गया है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस लग गया है, तो इसको कोई भी पैसे से नहीं खरीद सकता। अगर आप इस पोस्ट पे बैठ करके आप 10 रुपए का भी अगर घूस लेते हैं तो ये आपके पर्सनैलिटी का एसासिनेशन है। अगर आप अपने आप को खुद मारना चाहते हो, जिसको अचीव करने के लिए मैं 11 साल दे दिया या 16 साल दे दिया जेएनयू में रह करके, अगर उसको मैं किसी करप्शन में अगर इन्वॉल्व हो जाऊं और फिर उसके बाद मैं इसको एसासिनेट कर दूं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि आपको एक बार जो अचीव कर गया है, ये मेरी फैमिली, मेरे लाइफ में लग गया है कि भाई मैं IRS हूँ, तो ये जो IRS वर्ड है ये आपको पैसे से नहीं मिलता, आपके मेहनत से मिलता है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे ख़त्म करना चाहते हो। तैयारी कर रहे हैं देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं देश के युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि सफलता समय मांगती है। अगर आप, एक चीज़ ये भी है, कभी कभी क्या होता है कि आप अपना असेसमेंट कर लीजिए कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या खुद में अंदर से आपको लग रहा है कि मुझे तैयारी करना चाहिए। अगर आप प्रेशर ग्रुप में आके तैयारी करते हैं कि भाई मेरे चाचा का लड़का कर रहा है तो मैं भी करूँगा, या गाँव वाले कर रहे हैं तो भी करेंगे, या मम्मी पापा बोल रहे हैं तो करना है। सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर आप करते हैं तो आप खुद से अंदर से ये आना चाहिए कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। अदरवाइज आपका जो आपके इंटरेस्ट का एरिया है आप उसमें जाइए। अच्छा, सफलता, जैसा मैंने बोला कि सफलता समय मांगती है। अगर आपको 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में नहीं होता है, आपको लगे रहना है। अगर जैसे ही कभी कभी एक एग्जांपल होता है कि जब आपको लास्ट मोमेंट में हीरे पे आपका टक्कर होना होता है तभी आप थक जाते हैं, तो आपको वहाँ तक टिके रहना है कि ठीक है लास्ट मोमेंट में हीरा मिले या ना मिले, लेकिन आपको टक्कर तो मारना ही है। टक्कर तो मारना ही है। अब मैं इनका जो पाँव है जो पोलियो ग्रसित है, आप देख सकते हैं, ये इनका पाँव है और ये इन्होंने अभी रॉड लगवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जब ऐसे लोग जो है सफलता की वो सारी कहानियाँ जो है गढ़ सकते हैं, उन बुलंदियों पे पहुँच सकते हैं। ये देखिए इसके पीछे आप जहाँ तक देखेंगे ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है, सारा आप देख सकते हैं इधर पूरा, और वहाँ पे ये आज अपने सफलता के वजह से, अपने हिम्मत और हौसला के वजह से बैठे हुए हैं। और देखिए अब तो चल लेते हैं क्योंकि दादी ने जो है इनको चलना सिखा दिया। अगर दादी नहीं होती तो शायद जो है ये चल नहीं पाते, देख सकते हैं। और आज जो है ये इस देश के युवाओं के लिए एक मोटिवेशन बन गए हैं। तो ऐसे लोगों की कहानी जो है देश के युवाओं तक पहुँचनी चाहिए, और इसी के प्रयास में हम लोग आपके पास आए थे। आखिरी में इस देश के युवाओं को इस देश के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि आप जिस भी जिम्मेदारी पे, जिस भी पोस्ट पे रहें, आप वो काम ईमानदारी से कीजिए, और काम करेंगे तो आपका नाम होगा। ये वो जगह है जो इस देश को चलाता है, और कहीं नहीं तो कहीं इन्होंने अपने हिम्मत और हौसला से ये मुकाम पाया है। इन्होंने अपने पैर से जो है ना ये दुनिया लांघी है। तो आपको मतलब कि सच तक से जुड़ के कैसा लगा सर? मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आपका इंटरव्यू देखता रहता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि आप मुझे जानते हैं, तो मैंने बोला ना कि आपको कौन नहीं जानता है। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, और आप, मुझे देश के लोग जाने या ना जाने, लेकिन ऐसे व्यक्ति के बारे में देश के सभी युवा जाने, ये हमारा प्रयास है, क्योंकि ये लोग मोटिवेशन है इस देश के युवाओं का। बाकी हमारा ये प्रयास सर के साथ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।